नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस का यह चौथा ऑनलाइन टेस्ट है और चौथा ऑनलाइन टेस्ट है। और आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, जो भी ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को दिए जा रहे हैं यह सभी एनसीईआरटी बेस है। सभी एनसीईआरटी बेस प्रश्न है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं उनका सारगर्भित समग्र अवलोकन करके यह टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जा रही है। ऑनलाइन टेस्ट है एनसीईआरटी संबंधित। और कक्षा आज जो चैप्टर है वह आज जो टेस्ट है, टेस्ट संख्या 4 है। और यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान में रखकर यह सारे टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन यह एनसीईआरटी बेस है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 16 अगस्त को होने वाली है। इसको लेकर हमारी विशेष तैयारी है, इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को दिए जा रहे हैं और लगातार दिए जाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, तो बताइए। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, विकल्प ए। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, तो आप उस समझ लीजिए केबीएस और एनबीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, टीजीटी, पीजीटी के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। पहला देखिए, तो देखिए ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना, सूक्त का मतलब होता है मंत्र, मंत्र समझिए, श्लोक समझिए। तो ऋग्वेद में जो सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, यह बात गलत है। अधिकांश जो सूक्त लिखे गए हैं वो पुरुषों द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। कुछ सूक्तों की रचना महिला ऋषियों के द्वारा भी की गई है। कुछ विदुषी महिलाओं ने भी कुछ सूक्तों की रचना की है, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाओं का भी नाम है। तो पहला जो है वह गलत है। दूसरा देखिएगा। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत मतलब प्राचीन संस्कृत। तो ऋग्वेद की जो भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह सही है। देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया है वह भी प्राक संस्कृत है। प्राक संस्कृत मतलब आज जो संस्कृत स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो उस संस्कृत से थोड़ा भिन्न होता है प्राक संस्कृत, क्योंकि वह थोड़ा क्लिष्ट होता है। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है, यह सही है। तीसरा देखिएगा। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि उसे पढ़ा जाता है। मतलब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और उसका श्रवण किया जाता है, मतलब उसे सुना जाता है, न कि उसे पढ़ा जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प, कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3, एक जो है गलत है। 2 और 3 सही है, विकल्प सी, 2 और 3 सही है। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो यह बता सकते हैं आप लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो बताइए किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो देखिए बताते हैं। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है, इसका उल्लेख ज़्यादा हुआ है। सिंधु नदी सबसे ज़्यादा उल्लेख जो हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। सिंधु नदी के बारे में बस इतना जानकारी आप रखिए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी जो है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी जो है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। देखिए, यह पूछ रहा है कि किस नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में, यही पूछा था। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। एक बार गंगा का उल्लेख हुआ है और एक बार ही यमुना का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो विकल्प 3 और 4 यही सही है। देखिए 3 और 4, गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, विकल्प सी। जबकि सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी गई है और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में हुआ है। प्रश्न 4 देखिएगा।
ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है आप लोग को। तो यह बता सकते हैं आप लोग। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। जो मवेशी होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशी कहा जाता है। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बिल्कुल सही है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। गाय के लिए बहुतायत रूप में युद्ध लड़े जाते थे। बी देखिएगा, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। देखिए, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है, पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। युद्ध जो होते थे वह घोड़े के लिए, गाय के लिए आदि जानवरों, पालतू जानवरों के लिए युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी, लेकिन उसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं पशुपालन से भी जुड़ा रहता था, क्योंकि उस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी जहाँ चारागाह हो, जहाँ अच्छी घासें उगती हों, चारागाह हो, जहाँ पर कृषि कार्य भी हो सके। तो लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। तीसरा देखिएगा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। जो लड़ाई होती थी उसमें जो धन इकट्ठा होता था, धन जो जीता जाता था, वह केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह बात सही नहीं है। देखिए, युद्ध में जितना धन होता था उसका कुछ हिस्सा सरदार रखता था, कुछ हिस्सा पुरोहित रखता था, और शेष धन आम जनमानस में बांट दिया जाता था। यह है, आम जनमानस में भी बांटा जाता था। तो विकल्प 3 जो है यही सही नहीं है। सी सही नहीं है, बाकी सही है। डी देखिएगा, इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी। तो ऋग्वैदिक काल में कोई अस्थायी सेना नहीं थी युद्धों के लिए। लोग मिलजुल कर जब भी राजा को आवश्यकता पड़ती थी, जब भी सरदार को आवश्यकता पड़ती थी, लोग अपना योगदान देते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं थी। तो यही पूछ रहा है इसमें कौन सही नहीं है, तो यही विकल्प सी, विकल्प सी यही सही नहीं है। प्रश्न 5 देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पुरोहित और राजा के संदर्भ में विचार करना है। ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से संबंधित यह कथन सही है कि पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरा देखिएगा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे। तो देखिए, बात हो रही है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में राजा इतना शक्तिशाली नहीं था, न ज़्यादा इतना संप्रभु था, न ज़्यादा इतना निरंकुश था। राजा सिर्फ चुना जाता था और उस पर सभा और समिति नामक दो संस्थाएं नियंत्रण भी रखती थीं ऋग्वैदिक काल में। हाँ, हालांकि उत्तर वैदिक काल में राजा थोड़ा निरंकुश भी होने लगा। तो राजा महलों में निवास करता था और शासन के लिए कर वसूला करते थे। कर में थोड़ा सा सीमित कर वसूला करते थे और महलों में राजा नहीं रहते थे। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो जो 2 है वह सही नहीं है, जबकि 1 जो है वह सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। तो देखिए दोस्तों, एक बात और आप लोग को बता दें, जिनको भी यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का टीजीटी पीजीटी का भी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। 6वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलता है ये बताना है। पुरुजन या विष, यह शब्द ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा देखिए, भरतजन या विष, यह भी शब्द मिलता है ऋग्वेद में। तीसरा देखिएगा, यदुजन या विष, यह भी शब्द मिलता है। तो कौन सा विकल्प सही है? 1, 2, 3 तीनों, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 7 देखिए, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? बहुत ही सटीक प्रश्न है, परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, आप लोग को जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप बता सकते हैं, बताइए। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, अर या दस्यु। तो देखिए, आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो वह कहते थे दस्यु, दस्यु, विकल्प डी।
देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लास चलेगा आपका, सुबह जो भी ऑनलाइन टेस्ट चलेगा उसका इंतज़ार आप करिएगा। सुबह 8 बजे चलेगा, फिर दोपहर में 12 बजे चलेगा, और फिर रात में 9 बजे। 3 बार आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। 8 बजे सुबह, दोपहर 12 बजे और रात में 9 बजे, 3 बार ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगह पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, महापाषाणिक कब्रें होती थी। एक कब्र होता था जिसको बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ऐसे समझिए, उसे ही महापाषाणिक कब्र कहते हैं, ऐसे समझिए। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है महापाषाणिक संस्कृति का। तो पहला कथन देखिएगा, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो देखिए, महापाषाणिक कब्र की जो प्रथा थी वो दक्कन या दक्षिणी भारत को ही दक्कन समझिए, तो दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। बहुतायत रूप में दक्कन और दक्षिण भारत में ही प्रचलित थी, लेकिन इसके उदाहरण जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मिलते हैं, इसलिए पूर्णतः सही नहीं है। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में नहीं प्रचलित थी, जबकि कश्मीर में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी महापाषाणिक कब्रें मिली हैं, तो यह सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर। देखिए, कुछ जो महापाषाणिक कब्रें होती थी वो जमीन के अंदर होती थी और कुछ ऊपर ही होती थी, और उनके ऊपर एक खड़ा पत्थर गाड़ दिया जाता था, ऐसे। तो जो 2 है वह सही है, 1 जो है गलत है। इस उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, विकल्प बी। देखिए, महापाषाणिक कब्र जैसे बताया है कि कुछ ज़मीन के भीतर होती थी और कुछ ज़मीन के ऊपर दिख जाते थे। इसको मैं बताना चाहूँगा, समझा देना चाहूँगा। देखिए, जैसे कब्र होता है, कब्र में उसे दफनाया गया है मृतक शरीर को, तो एक होता था कि इसमें केवल पत्थर रख दिए जाते थे ऐसे करके, तो वो भी महापाषाणिक कब्र होता था। और एक ऐसे कब्र रहता था और उस पर जो पत्थर होते थे, यहाँ पर पत्थर चारों तरफ से ढक दिए जाते थे, लेकिन यहाँ जो ऊपर होता था उस पर थोड़ा सा चबूतरा बनाकर और उस पर एक खड़ा पत्थर रखा जाता था। तो इस तरह से 2 तरह से महापाषाणिक कब्रें थीं। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? देखिए, यही बात आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? तो देखिए, 2 चीज़ है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। तो देखिए, दोनों जो है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, दोनों ही महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2। 2 तरह से कब्रें बनाई जाती थी। एक तरफ गोल गोल पत्थर रख दिया जाता था और एक तरफ सिर्फ जो भी होता था, कब्र होता था, उस पर एक खड़ा पत्थर रख दिया जाता था। इस तरह से 2 तरह से महापाषाणिक कब्रें बनाई जाती थीं। तो 1 और 2 सही है, विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखिए, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। मतलब जिस मृतक को कब्र में दफनाया जाता था उसके साथ मिट्टी के बर्तन को उसके साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। शायद मिट्टी के बर्तन में यह हो सकता है कि यह मानते थे, परलोक की भावना में विश्वास करते थे उस समय के लोग कि परलोक में भी जीवन है, तथा मृतक को खाने के लिए मिट्टी के बर्तन में अनाज या जो भी कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं वह शायद रखा जाता होगा। तो इसलिए हर महापाषाणिक कब्र में मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं। तो यह मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? यह पूछ रहा है कि किस तरह के मिट्टी के बर्तन होते थे। वह जो बर्तन होते थे, काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। विकल्प ए, काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जो मृतक के साथ दफनाए जाते थे। काले व लाल मिट्टी के बर्तन मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता था लाल रंग का होता था और उसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी। प्रश्न 11 देखिएगा दोस्तों, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में? 4 कथन दिए गए हैं और 4 में से 3 सही है, 1 सही नहीं है, वही बताना है आप लोग को। तो देखिए पहला देखिए, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसकी जैसी स्थिति रहती थी वह उस हिसाब से कब्र में वैसी चीज़ें दफनाई जाती थी। मतलब कोई अमीर आदमी होता था तो वो उसके साथ अच्छी महंगी चीज़ें दफनाई जाती थी, क्योंकि वह परलोक की भावना में विश्वास करते थे, इसलिए वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम करते थे यही मानकर। तो महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन लोगों को मिले हैं महापाषाणी कब्रों के साथ में, और कभी कभी सोने और चांदी की सोने और चांदी के बर्तन से के साथ लोगों को दफनाया जाता था। तो यह सही है। बी देखिएगा, कुछ महापाषाणी कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, यह भी सही है। सी देखिएगा, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यह भी सही है। डी देखिएगा, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहते हैं। तो देखिए, कब्रों में अगर दोबारा मतलब वहाँ उसमें किसी उसके परिजन को जाना रहता था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला हुआ है कि कुछ महापाषाणी कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। तो यही होता था कि एक व्यक्ति को अगर दफनाया गया तो उसके बगल में उसी परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को दफना दिया गया, तो उस कब्र में जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे यहाँ पर लिखा है डेथ होल कहा जाता है। जब डेथ होल नहीं कहा जाता था, उसे पोर्ट होल कहा जाता था। पोर्ट होल कहा जाता था, पोर्ट होल। तो यही जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही विकल्प डी जो है यही सही नहीं है, विकल्प डी। बाकी ABC है, ABC तीनों सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था। ये देखिए, यह भी महापाषाणी संस्कृति वाला गांव है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव जो है महापाषाणी संस्कृति का एक नगर है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और यह किस नदी के किनारे है स्थित? तो यह इनाम गांव जो है यह भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके नदी के किनारे, उस नदी के किनारे इनाम गांव नामक महापाषाणी संस्कृति का एक नगर है, घोड़ नदी के किनारे, विकल्प बी। प्रश्न 13 देखिएगा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल, व्याकरण, चिकित्सा और गणित। तो देखिए, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित है, चरक, विकल्प सी। चरक जो थे वह सम्राट कनिष्क के दरबारी थे, और कनिष्क जो था कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। चरक ने ही अपने पुस्तक चरक संहिता में लिखा है कि मनुष्य के पास 360 हड्डियां होती हैं, जबकि हड्डियों की इस समय जो संख्या होती है वह 206 मानी गई है, जबकि चरक ने बताया है कि 360 हड्डियां होती हैं। हालांकि यह भी मानना है कि चरक का जो विश्लेषण था हड्डियों के विषय में 360, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी छोटी हड्डियों को काउंट करके 360 हड्डी बताया था, जबकि आज 206 होता है तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए यूपीपीसीएल और खंड शिक्षा अधिकारी का, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात में 9 बजे 3 बार ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को हमेशा मिलेगा। आप लोग चेक करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।